नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद फोटो, वीडियो जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की निजता, सम्मान और मानवीय गरिमा को लेकर राजस्थान पुलिस ने सख्त मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। यह एसओपी राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को पारित आदेश की पालना में लागू की गई है। क्राइम शाखा के एडीजी डॉक्टर हवा सिंह घुमरिया के निर्देशों में स्पष्ट किया है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा, सम्मान और निजता के साथ जीवन जीने का अधिकार है। आरोपी केवल आरोपित होता है, दोषी नहीं, और गिरफ्तारी के बाद भी उसकी मानवीय गरिमा समाप्त नहीं होती है। एसओपी के अनुसार किसी भी गिरफ्तार आरोपी को सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया जाएगा, न ही उसे अपराधी की तरह प्रदर्शित किया जाएगा। राजस्थान में हाल ही में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था। रिजल्ट के बाद अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर कई आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद उनके अंक कम हुए हैं। सिरोही से आए अभ्यर्थी गणेश ने बताया कि उनके उत्तर कुंजी से मिलान पर 128 अंक बन रहे थे, लेकिन अब उनके केवल 9 अंक ही आए हैं। वहीं हरियाणा से आए सोनू ने भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर इसी तरह की आपत्ति दर्ज करवाई। वे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि एक तय फॉर्मूला के जरिए ही नॉर्मलाइजेशन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि हर शिफ्ट से करीब 6000 बच्चों का चयन हो। नॉर्मलाइजेशन के जरिए सभी शिफ्ट से हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाती है। हर अभ्यर्थी की एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का प्लान रहता है। हर लिस्ट में उसी हिसाब से मार्क्स घटते बढ़ते हैं, इसलिए जो भी अभ्यर्थी हर शिफ्ट में टॉप 9000 में रहे, उनका चयन हुआ है। अजमेर में मोहिनी देवी की हत्या के मामले में पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। महिला के घर में करीब 1 साल से रह रहे 2 किराएदारों हेमंत कुमार शर्मा और विकास ठोलिया ने प्रॉपर्टी और जेवरात के लालच में उसकी हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी महिला को मां कहकर बुलाते थे और उनके परिवार के साथ काफी करीबी रिश्ते थे। पुलिस जांच के अनुसार इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड महिला का पति ही है, जिसके कहने पर किराएदारों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है और मास्टरमाइंड पति से भी पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने 15 जनवरी को माखूपुरा स्थित घर में ही इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। आरोपी हेमंत प्राइवेट नौकरी करता है, जबकि विकास बीएड का छात्र है। मामले में पति की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है। 12 के बापचा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय सेवनखेड़ी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूल परिसर में निर्माणाधीन दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि इस गंभीर घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि दीवार गिरने के समय उसके समीप स्थित कक्ष में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। यह घटना स्कूली बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वही हादसे के बाद स्टूडेंट बाहर भाग गए। सौभाग्य से विद्यार्थी और निर्माण कार्य में लगे श्रमिक बाल बच गए, अन्यथा झालावाड़ के पिपलौदी जैसी बड़ी दुर्घटना घटी तो सकती थी। घटना के बाद शिक्षकों ने तत्काल एहतियातन बच्चों को छुट्टी कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने नाराजगी जताते हुए मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अमृतसर में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देहाती और सिटी पुलिस ने 2 दिनों में 450 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर कुल 301 आरोपियों को काबू किया। इस अभियान के दौरान 9 पिस्तौल, 200 कारतूस, 262 ग्राम हेरोइन और 85 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स के परिजनों से भी पूछताछ की है। जांच में सामने आया है कि कई अपराधी दुबई, अमेरिका और कनाडा से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। सिटी पुलिस ने हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 मुख्य तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बीएसएफ और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास गांव भिंडी औलख से 3 पिस्तौल और 150 कारतूस बरामद कर बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जयपुर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले के संभावित शहर में शामिल किया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी दीनदयाल कुमावत ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार के सहयोग से हम हर संभव प्रयास करेंगे जयपुर में इस बार फिर से इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले का आयोजन हो। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हम सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक और क्रिकेट ग्राउंड को विकसित करेंगे, जहां नेशनल लेवल के मुकाबले का आयोजन किया जा सके। दरअसल राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष
और खेल विभाग के शासन सचिव नीरज के पवन ने आरसीए अकेडमी मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आरसीए एड हॉक कमेटी संयोजक डीडी कुमावत भी मौजूद रहे। दोनों ने फैसला किया कि एसएमएस परिसर स्थित आरसीए अकेडमी मैदान का विस्तार बीसीसीआई के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप किया जाएगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह कैदियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन करें। इस समिति में सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सामाजिक कल्याण अधिकारी, जेल अधीक्षक तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शामिल होंगे। अदालत ने कहा कि समिति के गठन की सूचना हर जेल के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए ताकि कैदी अपनी शिकायतें उन तक पहुंचा सके। साथ ही अदालत ने मामले में उचित आदेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकार को अंतरिम निर्देश दिए कि वह कैदियों को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध कराने की नीति लेकर आए तथा कैदियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश पीपल्स वॉच राजस्थान की याचिका पर दिए। अदालत ने मामले में गृह विभाग को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स राजस्थान ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर जिले के कुख्यात 007 गैंग के मुख्य सरगना, हार्डकोर अपराधी और लोहावड़ थाने के हिस्ट्री शीटर राजू राम उर्फ राजू पिलवा को गिरफ्तार किया है। उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। वह अपराधी भक्ति की आड़ लेने की फिराक में था और सांवरिया सेठ मंदिर दर्शन करने की योजना बना रहा था। इसी दौरान सूचना मिलने पर एजीटीएफ ने उसे दबोच लिया। एजीटीएफ के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि राजू राम उर्फ राजू मांझू द्वारा गठित 007 गैंग का वर्तमान में मुख्य सरगना राजू पिलवा ही था। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, फायरिंग, अवैध हथियार और मादक पदार्थ तस्करी के कुल 48 गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। फरारी के दौरान भी वह गैंग के माध्यम से संगठित अपराधों को अंजाम दे रहा था। अब एजीटीएफ ने आरोपी को लोहावड़ थाना पुलिस के हवाले किया है। उदयपुर की बावलवाड़ा पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 4 आरोपियों निकुंज उर्फ निकुल, लोकेश, प्रकाश और महेश लाल को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी गणपत सिंह ने बताया कि सभी आरोपी गुजरात भागने की फिराक में थे। सभी आरोपी भीलवाड़ा, बावलवाड़ा निवासी हैं। थानाधिकारी ने बताया कि प्रार्थी लक्ष्मण लाल ने 15 जनवरी को थाने में रिपोर्ट दी थी कि मेरा 23 वर्षीय बेटा बसंती लाल 14 जनवरी को किसी काम से रहटा गांव गया था। वहां से शाम को पैदल अपने घर भीलवाड़ा आ रहा था। तभी कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते बेटे को रास्ते में रोक लिया, फिर हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। इसके बाद उसे खैरवाड़ा हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत में डूंगरपुर रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया है। सोनीपत की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी दक्ष को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नरेंद्र की कोर्ट ने दोषी पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 40,000 रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। यह मामला जनवरी 2024 का है, जब आरोपी 15.5 साल की छात्रा को फुसलाकर धमकी देकर मसूरी और मुरथल ले गया था। वह आरोपी ने छात्रा के साथ गलत काम किया और बाद में उसे छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरती जा सकती। जोधपुर हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती में विधवा आरक्षण से जुड़े मामले में अंतरिम राहत देते हुए राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के निर्णय पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण ने प्रथम दृष्टया माना कि विवाह के समय उम्र कम होने के आधार पर किसी महिला को विधवा आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। मामला राजसमंद जिले के नाथद्वारा निवासी प्रीति गुर्जर से जुड़ा है, जिन्होंने पटवारी पद के लिए ओबीसी श्रेणी में आवेदन करने के साथ ही जनरल विधवा श्रेणी का लाभ मांगा था। चयन प्रक्रिया में शामिल होने के बाद वे मेरिट में आई और उनका नाम अस्थायी चयन सूची में भी शामिल किया गया। हालांकि 31 दिसंबर 2025 को जारी एक साझा आदेश में यह कहते हुए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी गई कि विवाह के समय उनकी उम्र विवाह योग्य नहीं थी, इसलिए वे विधवा आरक्षण के पात्र नहीं हैं।